हेलो स्टूडेंट्स, मैं बलवान सिंह। आज आप मेरे साथ कर रहे हैं छठी कक्षा की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तुषार की रेल यात्रा का वर्णन दिया हुआ है। वह दिल्ली से चेन्नई जा रहा था और वह खिड़की के पास बैठा हुआ बाहर का नज़ारा देख रहा था। पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके पास उसका जो चाचा बैठा था, उसने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। यानी 150 साल पहले ही शुरू हुई थी रेल यात्रा, उससे पहले रेल यात्रा नहीं थी। और बस तो इसके बाद बहुत समय बाद आई है, दसियों साल बाद। तो तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या लोग यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो कैसी बात थी वो हम अब पढ़ रहे हैं कि उस समय लोग किस प्रकार से यात्राएं करते थे, कैसे इधर उधर घूमते थे। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव का मतलब शुरुआत में मनुष्य जो था, बिल्कुल आदि मानव, शुरुआत का मनुष्य। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप किसके लिए आया है? यहाँ पर भारत के लिए, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। 20 लाख साल पहले जो रहा करते थे, उस समय के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आखेटक यानी शिकारी, खाद्य भोजन संग्राहक, इकट्ठा करने वाले, यानी शिकारी जो भोजन को इकट्ठा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, मूल में यानी जड़ें, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। यानी एक जगह रहते तो ये सब चीज़ें जो है वो खाकर समाप्त कर देते। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। एक कारण तो ये था कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। एक कारण ये था। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। सभी पेड़ों पौधों पर जो है फल फूल एक ही मौसम में नहीं आते। अलग अलग किस्म के पेड़ों और पौधों में जो फल फूल हैं वो अलग अलग मौसम में आते हैं। ये तुम्हें पता है कि जो भी हम फल खाते हैं, सब्जियां हैं या दूसरी चीज़ें, अनाज है, ये एक ही मौसम में नहीं होता। जैसे कि आप देखते होंगे कि गेहूँ जो है वो अब जो है गर्मियों में कटता है, जबकि इसके अलावा जो दूसरी फसल है जैसे चावल है वो अब नहीं है, वो जो है सर्दियों में होता है। तो इस प्रकार से रबी की, खरीफ की फसलें आपको पता है ये अलग अलग मौसम में होती। इसी प्रकार से दूसरे जो फल फूल होते हैं वे भी अलग अलग मौसम में होते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। एक कारण ये था। चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन
रहना का जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी जो है बहुत ज़रूरी होता है, और बिना पानी के ना तो पेड़ पौधे जीवित रह सकते, ना ही कोई प्राणी जीवित रह सकता। और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। यानी कुछ नदियाँ और झीलें जो हैं वो सारी साल जो है पानी से लबालब रहती है, लेकिन बहुत सारी झीलें और नदियाँ जो है वो केवल बारिश में ही जो है पानी रखती है, इसलिए उनको बरसाती नदी भी कहते हैं। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। चौथा कारण ये है। यानी 4 कारण थे। पहला कारण क्या था? पहला कारण ये था कि जो है एक जगह पर रहते तो वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो खाकर ख़त्म कर देते, इसलिए वो चीज़ें ख़त्म ना हो तो लोग जो है भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाते थे। दूसरा कारण ये था कि जो शिकार करते थे जिन जानवरों का, वो जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसलिए उनके पीछे जो है शिकारी लोग भी दूसरी जगह जाया करते होंगे। और तीसरा कारण ये था कि जो है पौधों में, पेड़ों में जो है फल और फूल जो है वो अलग अलग समय में जो है अलग अलग मौसम के हिसाब से लगते हैं, इसलिए मौसम के अनुसार जो है लोग इधर उधर इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण था कि पानी की तलाश में। कुछ जो झीलें और नदियाँ जो हैं वो केवल बारिश में ही पानी रखती हैं, बिना बारिश के वो सूख जाती हैं। ऐसे में पानी की तलाश में जो है लोग जो है दूसरे स्थानों पर जाते होंगे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को, पुरातत्वविद यानी जो प्राचीन जो वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उनको पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे, यानी शिकारी भोजन इकट्ठा करने वाले किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, यानी उनके पीछे जो है मुट्ठे लगाए जाते थे पकड़ने के। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आप देखोगे, पहले चित्र के अंदर जो है एक जो है पेड़ दिया हुआ है, पेड़ के नीचे जो है पत्थर से जो है कुछ खोद रहे हैं, यानी उसकी जड़ों को खोद कर निकाला जाता था जो इंसान के खाने लायक होती थी। साथ में ये पत्थर दिया हुआ है औजार के रूप में। दूसरे चित्र के अंदर दिखाया हुआ है कि जो है पत्थर के औजार से जैसे खाल के अंदर जो सुराख करके उसको वस्त्र बनाने के लिए सिया जाता था, सिलाई की जाती थी। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 जो यहाँ पर नीचे दिया गया है, इसके अंदर आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे जो है स्थान थे जहाँ जो है जो आखेटक खाद्य संग्रह जो उनके होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा भी कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो इसमें देखते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले जो है चित्र में जो ये जो है लाल त्रिकोण निशान दिया हुआ है, इसका मतलब दिया हुआ है कि पुरा पाषाणिक पुरास्थल है। ये पुरा पाषाणिक पुरा स्थल हैं जो 20 लाख साल पहले के माने जाते हैं। तो देखते हैं इसमें कहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत के अंदर कुरनूल गुफाएं, हुंसगी, और यहाँ पर देखिए भीम बेटका, और इस तरफ जो है आप देखेंगे भीम बेटका के बाद कुछ और स्थान यहाँ पर हैं, अगर दिए हुए हो तो बस।
तो जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ये कुछ स्थान हैं। कौन से? कुरनूल गुफाएं, हुमसंगी और भीमबेटका। इसके बाद अगला जो दिया हुआ है वो है नवपाषाणिक पुरास्थल। नवपाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल जो है ये 10,000 साल पहले से है, यानी 20 लाख साल, फिर 20 लाख साल से जो है 20 लाख साल से 12 लाख साल तक का जो है पूरा पाषाणिक काल माना जाता है। 12 से 10 तक का जो है मध्य पाषाणिक, और 10 जो है 1000 साल से 20 लाख से 12,000 साल तक का पूरा पाषाणिक, और 12,000 से 10,000 मध्य पाषाणिक, और 10,000 के बाद नवपाषाणिक पुरास्थल माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है रेक्टेंगल दिया, आयत दी है नीले रंग में, जैसे पय्यमल्ली यहाँ पर दक्षिण भारत के अंदर, और ये जो है हल्लूर, और जो है यहाँ पर महागढ़ा, कोल्डी हवा, चिरांद, और ये इधर दावजली, हेडिंग, और यहाँ पर ऊपर है ब्रुज होम, और ये मेहरगढ़। ये स्थान जो हैं ये कौन से हैं? नवपाषाणिक पुरास्थल। उसके बाद दिया है महापाषाणिक पुरास्थल। महापाषाणिक पुरास्थल जो है वो हरे रंग का जो है एक गोला है। ये देखिए दक्षिण भारत के अंदर आदि चन्नलूर, ब्रह्मगिरी, और उसके बाद जो है इसके अंदर और कोई स्थान नहीं है, ऐसा 2 स्थान दिए हुए हैं। उसके बाद जो है आरंभिक गांव, जो शुरुआती गांव थे वो आरंभिक गांव, एक ये जो है समांतर चतुर्भुज दी हुई है, यहाँ पर देखिए इनाम गांव, इनाम गांव एक ही जो है इसके अंदर नक्शे में दिया हुआ है, इनाम गांव। उसके बाद जो नेक्स्ट जो दिया हुआ सटार दिया हुआ जो है ये है आधुनिक नगर। आधुनिक नगरों में जैसे कि अभी आप देख सकते हो, जैसे मुंबई है ये आधुनिक नगर है, और इसमें और दिखाया नहीं है, जैसे दिल्ली है ये आधुनिक नगर है। तो इस प्रकार से हम नक्शे में जो है उन स्थानों को देख रहे हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिलते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। ये चित्र दिया हुआ है, शैल चित्र है। ये शैल चित्र यानी शैलों पर बनाए जाते थे। इनसे हमें क्या पता चलता है, देखते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जैसे इसमें देख रहे हो आप, एक हिरण है, उसको भागते हुए दिखाया गया है। पीछे जो है एक शिकारी जो है उसका पीछा कर रहा है। यहाँ पर जो है भीमबेटका की जो है ये पत्थर से दिखाए हुए हैं, ये गुफाएं हैं भीमबेटका, जो आधुनिक मध्य प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिलती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? ऊपर दिया हुआ है बारिश, धूप और हवाओं से बचने के लिए और शिकारी जानवरों से भी बचने के लिए। इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हो। ये जैसे गुफाएं दी हुई हैं, इन गुफाओं में जो है आदि मानव रहते थे, जो शिकारी थे, भोजन इकट्ठा करने वाले। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का अवशेष का मतलब उनके बचा खुचा जो भी रह जाता है उसको अवशेष कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज।
मानचित्र 2 में अभी आपको बताया था कुरनूल जो जगह दिखाई थी जो है महापाषाण युग की, कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए यानी रोशनी के लिए, मांस को भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज के दिन हम आग का प्रयोग क्यों करते हैं? तुम्हें पता है आज के दिन हम आग का प्रयोग भोजन पकाने के लिए करते हैं। आग का प्रयोग जो है हम भट्ठियों में करते हैं, चीज़ों को गलाने के लिए करते हैं। आग का प्रयोग जो है हम रोशनी के लिए भी करते हैं। नाम और तिथियाँ। जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह शब्द दो शब्दों से मिला है, यानी पुरा मैंने प्राचीन, पाषाण मैंने पत्थर। यह नाम पुरास्थनों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। माइक्रो मैंने समाल, छोटा, सूक्ष्म। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे हथियार होते थे। हंसियाँ यानी दाती जैसे होती हैं हमारी दराती, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जा रहे थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गायें जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, यानी घास खाने वाले जीवों की संख्या बढ़ी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे, क्योंकि उनको उन जानवरों की ज़रूरत होती खाने के लिए। इसलिए वो उनके बारे में जो है जांच भी करने लगे कि इनकी जानवरों की आदतें कैसी हैं और प्रजनन का इनका समय कौन सा है। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हैं। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। कब? 12,000 साल पहले। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, यानी अपने आप उगने लगे प्राकृतिक रूप से, नेचुरल, कुदरतन। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए, अर्थात किसान बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को जो है आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया? कुत्ते को। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गायें
और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। पहले क्या बन गए? कृषक, उसके बाद पशुपालक। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। बसने की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है? लोगों द्वारा पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करने की जो प्रक्रिया है उसको हम बसने की प्रक्रिया का नाम देते हैं। अब अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के लिए लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दाने के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, अर्थात जो हिंसक नहीं होते, जो नुकसान नहीं पहुंचाते या जो मारते नहीं। ऐसे जानवरों को जो हिंसक नहीं होते उन्हीं जानवरों को जो है आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से भरे धीरे धीरे भिन्न होते गए। उनके लक्षण जो है जंगली जानवरों और जंगली पौधों से भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। यहाँ पर जो है इसमें ये दिया हुआ एक चित्र, इसमें दांत दिखाए गए हैं। इन दांतों को देखो, इनमें कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नई जीवन शैली। यहाँ पर साथ में जो है एक चित्र दिया हुआ है। अनाज के उपयोग बीज के रूप में करते थे, अनाज का उपयोग खाद्य के रूप में यानी भोजन के रूप में, उपहार यानी किसी दूसरे को उपहार देने के लिए करते थे, और भंडारण यानी उसको भंडार के रूप में इकट्ठा करके रखते थे। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, खरपतवार का मतलब है जो पौधों के अंदर घास उगाता है अपने आप, उसको खरपतवार करते हैं, जो पौधों का पोषण लेके जो है अपने आप को जिंदा रखते हैं, जिसको हटाना पड़ता है ताकि पौधे जो है पूरा पोषण ले सके। जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे?
अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडारण का एक तरीका है। अर्थात पशुपालन, पशु को पाल कर रखना जो है वो एक भंडारण का बहुत अच्छा तरीका है, भंडार करने का। क्योंकि पशु जो है वो जब तक है तो वो उनको दूध देता है और उनकी दूसरी सुविधाओं को पूरा करता है, और अपने आप में जो है वो एक भंडार के रूप में भी रहता है। जब उसको चाहें, जब उसको जो है भोजन के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 जो है हमने अभी देखा था। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जो नीले जो वर्ग थे, जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। जो नीले वर्ग हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार नक्शे के अंदर, जो हमने अभी नक्शा देखा था भारत का, उपमहाद्वीप का। इसमें देखिए ये जो दिखाए गए नीले वर्ग, ये वाले दक्षिणी भारत के अंदर पय्यमपल्ली, यहाँ पर हल्लूर, ये दक्षिणी भारत में है। ये देखिए पूर्वी भारत के अंदर दाऊजली हेडिंग, और यहाँ पर चिरांद है। ये मध्य भारत के अंदर जो आप देखोगे तो कोल्डी हवा और महागढ़, और अगर आप उत्तर भारत के अंदर देखोगे तो ब्रिज होम ये कश्मीर के अंदर है, और मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर है। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम जो वर्तमान कश्मीर में है के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। गर्त का मतलब गड्ढा, गड्ढे के अंदर बसना, गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीय उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। मुसल और ओखली जो है ये आपको पता होगा, हम घरों के अंदर पहले खिचड़ी को, बाजरे को या अनाज को कूटने के लिए करते थे। ठीक है, तो ये ओखली होती थी और एक मुसल होता था जो काफ़ी मोटा लकड़ी का बना हुआ था, उसको मुसल बोलते थे। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन
प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये नीचे औजार दिए हुए हैं। इन औजारों में आप जो है ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं। इनमें जो है ये ऊपर से देखते हो आप पैनापन, इसके अंदर पैनापन है। इस प्रकार के ये औजार अलग अलग कार्य के लिए जो है बनाए जाते थे। ये देखिए कि ये घड़ा है जो आज भी आप देखते हो कि इस प्रकार के पात्र हम घरों में रखते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का मतलब है इनको सजाया जाता था, इनके ऊपर फूल पत्तियां या रंग से डिजाइन बनाए जाते थे। अलंकरण यानी अलंकृत किया जाता था, सजाना। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन, दलहन यानी दालें जैसे अनाज अब आहार, आहार यानी भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान यानी के दौरान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। यानी कुछ लोग तो शिकार और भोजन संग्रह के रूप में ही काम करते रहे और कुछ लोगों ने जो है खेती और पशुपालन का काम अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ जो कि हमने नक्शे में देखा था, पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान में है, में जीवन मृत्यु। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। हरा भरा समतल स्थान है कहाँ पर? बोलन दर्रे के पास। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की जो है हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। यानी घर कैसे थे? चौकोर तथा आयताकार। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये देखिए मेहरगढ़ की कब्र का एक चित्र है। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? इसमें देखिए ये आदमी का कंकाल दिया हुआ है, ये जो है, और इसके साथ में जो है ये नीचे ये जो है ये बकरी का कंकाल इसके साथ में दिया हुआ है। एक तरफ ये है और एक ऊपर की तरफ है, एक और कंकाल है किसी चीज़ का। एक चित्र और है यहाँ पर जो है, ये देखिए मकानों के चित्र हैं। इसमें जो है मकान में 4 कमरे दिखाए गए हैं। 4 कमरों में से हो सकता है एक आधा कमरा जो है वो भंडारण के लिए रखते हैं, अर्थात जिसके अंदर अनाज आदि रखते हैं। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, ये एक और दिखाया हुआ है चित्र। इसमें जो है फ्रांस जो है उसके अंदर फ्रांस की एक गुफा दिखाई हुई है और इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले जो है 4 स्कूल के बच्चों ने की थी, स्कूल के छात्रों ने। और ये जो चित्र है ये 20,000 जो है साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच के बनाए होंगे, ऐसा माना जाता है। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूरों के गहरे चमकीले रंगों के जो है चित्र है इसमें चित्रित किया हुआ है। इन रंगों को लोह एसक और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था।
यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, यानी त्योहारों के अवसर पर, या फिर इन्हें कोई त्यौहार या कोई खुशी का मौका जो होता है उसको उत्सव कहते हैं। फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? आगे जो है एक नवपाषाणिक पुरास्थल, एक जो है एटलस में आप तुर्की देश को देखोगे। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक जो है चताल ह्यूक जो है जगह है, जो तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर जो है वो आग जलाने के लिए प्रयोग किया जाता था। लाल सागर की कोड़ियाँ, सागर के अंदर जो सीपियाँ होती हैं वो कोड़ियाँ होती हैं, उनको बोलते हैं, तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। तो कोड़ी और सीपियाँ तुमने देखी होगी। कोड़ी जो होती है एक ठोस जो है इस मोटा सा आकार के होती है, उसके बीच में एक लाइन सी होती है, जो सजावट के रूप में हम घरों में प्रयोग करते हैं और खेलने के लिए भी पहले लोग प्रयोग करते थे। तो ये पाठ इतना ही है। आप इस पाठ को अच्छी तरह से जो है सुने, देखें और पढ़ें, समझने की कोशिश करें। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर देंगे। आज इतना ही है। धन्यवाद।